हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा नाम अरुण है। मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज़ पे आप सबके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ है। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर मॉडर्न इंडिया का पूरा, आधुनिक भारत का पूरा इतिहास एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं हम 1857 से। तो 1857 के बाद का जो है, मतलब एक्चुअली वैसे तो 1600 के बाद से जो हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, उसके बाद से हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत बोलते हैं। लेकिन हाँ, 60s के आसपास का कुछ एरिया मिडिवल में भी आता है, कुछ टाइम पीरियड। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1857 रिवॉल्ट के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है, 1857 की रिवॉल्ट का सेशन होने वाला है। हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, इसके कॉजेस डिस्कस करेंगे हम आज, और ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुई ये डिस्कस करेंगे। इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट था ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पे आप लोगों की ध्यान डालना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले मैं उन पे डिस्कस करता हूँ। तो क्योंकि जो रिवॉल्यूशन होती है वो एकदम से नहीं होती। रिवॉल्यूशन के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं। कोई सा भी आंदोलन एक साथ शुरू नहीं होता कि सिपाहियों ने उठा ली गन और सब जलाना शुरू कर दिया। ये ऐसे नहीं होता। अगर कोई सी भी रिवॉल्यूशन होती है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है, और उन कहानियों में कई सारे फेजेस होते हैं। कुछ ना कुछ कई सालों से हो रहा होता है, घट रहा होता है, उसके बाद पब्लिक रिवॉल्यूशन का नाम लेती है। ऐसे रिवॉल्यूशन नहीं होते। और इंडियन पीपल की बात करें तो हमारे जीन में ही है कि हम टॉलरेबल लोग हैं। हम बहुत दिनों तक टॉलरेट करते हैं। आप खुद देखिए, 1947 का जो रिवॉल्यूशन इंडिपेंडेंट वाला सीन था, 200 साल तक कितना ज़्यादा हम लोगों ने टॉलरेट कर लिया। 700 साल तक हमने उसमें से मुस्लिम रूलर्स को टॉलरेट किया। उसमें से 200-300 साल तो हमारे मुग़ल रहे। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का जो एरा था, दिल्ली सुल्तानेट वगैरह का एरा। तो इंडियन पीपल्स का टॉलरेबल पावर बहुत है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज हम सारे कॉजेज जानेंगे कि क्यों ये रिवॉल्ट शुरू हुई, इसके पीछे की लंबी एक कहानी है, वो कहानी क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये 60s के आसपास की बात है। तो ये जो पूरा खेल था, ये बुलियनिज्म से शुरू हुआ था। बुलियंस का मतलब मुद्रावाद एक तरीके से। ये जिसके पास जितने ज़्यादा बुलियंस होंगे, बिलियन इज डिफरेंट, बिलियन मत समझना, बुलियंस, बुलियन एक वर्ड है। बुलियनिज्म का मतलब होता है जिसके पास जितना धन दौलत होगी, धन दौलत का विस्तारवाद एक तरीके से शुरू करना। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। बुलियनिज्म स्टार्ट होता है पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो इसकी रेस लगी होती है। तो इसके चलते लोग कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉलोनियलिज्म क्या था? कॉलोनी बनाना, उपनिवेशवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरी जगह पे जाकर उनको गुलाम बना लेना, फिर उनसे काम करवाना, स्लेव ट्रेड करना, व्यापार किया जाता था, आदमियों का व्यापार होता था। स्लेव गुलाम बना के रखा जाता था, उनसे तब तक काम लिया जाता था जब तक लोग मर ना जाएं। और इम्पीरियलिज्म क्या था? विस्तारवाद। ये विस्तारवाद और उपनिवेशवाद, जो कॉलोनियलिज्म है और इम्पीरियलिज्म है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले अपने एरिया का विस्तार करना, उसके बाद अपनी नीतियाँ उन पर थोपना, फिर वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती काम लेना और उनसे ही काम लेना और उनको ज़बरदस्ती चीज़ें सेल करना, जिससे उनके पास जो कुछ पैसा है वो सारा उनके पास हमारे पास आ जाए, और वो पैसा फिर अपने देश में ले जाकर अपने देश में इन्वेस्ट करना। तो इसको जैसे ब्रेन ड्रेन आपने वर्ड सुना होगा, अभी चल रहा है कि लोग बाहर काम करते हैं जाके। तो ये वेल्थ ड्रेन या मनी ड्रेन का कंसेप्ट उस टाइम से ही आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, कॉलोनिज्म, बुलियनिज्म, इम्पीरियलिज्म। तो इसमें कई सारी पावर्स थी। सबसे मेन पावर उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, और फ्रेंच भी थे, डच भी थे। तो सारे एक एक करके इंडिया में आए। सबसे पहले जो इंडिया में आए वो पोर्टुगीज़ थे। तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। पोर्टुगीज़ सबसे पहले हमारे यहाँ वास्को डी गामा कैलीकट पे आया था। तो चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि 1857 रिवॉल्ट के बारे में, उसके पीछे की कहानियाँ जानते हैं थोड़ी। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 60s के आसपास की बात है।
रॉयल चार्टर एक रॉयल चार्टर मिल एक्ट एक रॉयल चार्टर फरमान मिल जाता है ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको, कि आप इंडिया में जाओ ट्रेड करो और उसका कुछ परसेंट हमें आप जो इंसेंटिव होगा, जो टैक्सेस होंगे वो आपको कंट्री को पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको परमिशन मिलती है, आप इंडिया में जा सकते हो और वहाँ जाके ट्रेड कर सकते हो। ये 1600 के आसपास की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान मिलता है, तो वहाँ से ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेडर्स बिकम्स रूलर्स। ये कैसे हुआ इस बारे में बात करेंगे हम आगे चल के। तो 1600 में वो लोग इंडिया में आते हैं, उनकी एंट्री होती है। तो भाई इनको फरमान तो मिल जाता है, तो ये फिर इंडिया आ जाते हैं। कुछ ट्रेडर्स इंडिया आते हैं और सबसे पहले ये समुद्र के रास्ते से आते हैं। कैलीकट में तो आया था हमारा जो वास्को डी गामा था, वो वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे ये लोग आते हैं जो बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन है। तो 1633 में क्या होता है, उड़ीसा में धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, मतलब पावर दिखाने लगते हैं, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, मिलिट्री बनाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा लेते हैं उड़ीसा वाले रीजन में। उसके बाद ये 1633 में हो रहा होता है। 1651-52 के बीच में क्या होता है, ये हुगली बढ़ते हैं थोड़ा। हुगली रिवर है, हुगली का जो एरिया है कोलकाता के पास वाला, हुगली के पास आके अपनी कंपनी लगा देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनका इन्फ्लुएंस उधर भी होने लगता है धीरे धीरे। फिर ये क्या करते हैं, 1660s में बॉम्बे प्रांत की तरफ बढ़ते हैं, बॉम्बे में एक फैक्ट्री लगा देते हैं। तो इससे धीरे 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 इनका इन्फ्लुएंस वहाँ भी बढ़ जाता है। लेकिन 1695 में एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट होता है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री का। इनको सुतांत्री और 3 जगहें हैं, सुतांत्री और कैलीकट और एक गोविंदपुर, इन 3 जगहों पे इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। इनके इन्फ्लुएंस की वजह से इनको राइट्स मिल जाते हैं बिजनेस करने के, और दीवानी राइट्स मतलब टैक्स वसूलने के भी अधिकार इनको मिल जाते हैं। बस यहाँ से ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री की बिल्कुल ब्रिटिश एम्पायर के जो ट्रेडर्स थे वो रूलर्स में धीरे 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 एक स्टेप रूलर्स कन्वर्ट होने में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। आगे की स्टोरी और मज़ेदार है कि इससे आगे क्या होता है। अब 1707 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। मतलब ये इवेंट क्या करता है, पूरी हिस्ट्री को चेंज करके रख देता है। क्या होता है, औरंगजेब जो एक बहुत ही पावरफुल मुगल एम्परर हुआ करते हैं उस टाइम के, और इवन वर्ल्ड के रिचेस्ट किंग थे, उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उनकी मौत होती है, मुगल जो एम्पायर था वो पूरा पतन की तरफ बढ़ जाता है। उसके और भी बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि औरंगजेब वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि साउथ में इन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश करी। इन्होंने बीबी का मकबरा औरंगजेब में बनाया, औरंगजेब नाम का एक शहर बसाया, वो बिल्कुल ताजमहल की तरीके से दिखता है। तो इनकी बहुत सारी हिंदू विरोधी नीतियां भी थी, अन्य धर्म के लोगों को जजिया कर देना पड़ता था, वो भी इन्होंने चालू किया। तो जनता भी इनसे नाखुश थी। तो जो लोकल लेवल के लोग थे, कुछ लोगों ने अंग्रेजों का सपोर्ट भी किया, क्योंकि वो लोग मुगल एम्पायर से बहुत दुखी हो गए थे, जो औरंगजेब वाला एरा था। अब 1707 में जब औरंगजेब की मौत होती है, तो इनको एक अंग्रेजों को एक पीक मिलता है कि अब हम इंडिया की पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। और ये पहले तो ये ट्रेडर्स होते हैं, अब इनको एक आइडिया आता है, एक थॉट्स आता है कि क्यों ना हम ही पॉलिटिक्स में एंट्री करें और इंडिया को अपना गुलाम बनाया जाए। यहाँ पे जो हमारा इंपीरियलिस्ट कल्चर है, इसको पूरी तरीके से स्प्रेड किया जाए। उसके बाद एक और इवेंट होता है 1750 के आसपास, एंग्लो कर्नेटिक वॉर शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो हमारा उसे क्या बोलते हैं, सदर्न इंडिया का जो पोर्शन होता है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, इन लोगों का कब्जा होता है, और बंगाल रीजन से ब्रिटिश आए होते हैं। अब जब ये इनका कर्नेटिक वॉर स्टार्ट होते हैं, उसमें ये स्पेशली इंडियन राजाओं को तो इसमें टारगेट किया गया था, लेकिन जो ये वॉर थे, ये सुपरमेसी के वॉर थे। जो एंग्लो कर्नेटिक वॉर 1750 से स्टार्ट होते हैं।
इसमें फ्रांस और इंडिया ब्रिटिश एम्पायर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। कुछ राजाओं का ब्रिटेन सपोर्ट करता है, कुछ का वो करते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं। फाइनली जीत ब्रिटेन की होती है और ब्रिटेन एक तरीके से सुपीरियर इंपीरियलिस्ट पावर इंडिया में अपने आप को साबित कर लेता है। उससे पहले एक इवेंट बीच में मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ। 1717 में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जैसे 1765 में हुई थी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे, इलाहाबाद ट्रीटी वगैरह। लेकिन 1717 में जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है मुगल एम्परर फारूक सियार के द्वारा, वो एक दस्तक पास दे देते हैं ब्रिटिश ट्रेडर्स को। दस्तक पास क्या था दोस्तों? इसका मतलब था कि बिना किसी टैक्स दिए, कई टैक्सों से उनको टैक्सेस जो हैं उनको नहीं देने पड़ेंगे, बिना कर दिए वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। ये परमिशन फारूक सियार ने अंग्रेजों को 1717 में दे दी थी। तो उनको एक ये परमिशन मिल गई, ऊपर से औरंगजेब मर चुके थे, अब कोई बहुत बड़ा लीडर बचा, एम्परर बचा नहीं था। अब उनके चारों तरफ से रास्ते खुल रहे थे। 1750s में कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होते हैं, वहां पे अंग्रेज सुपर पावर बन जाते हैं, फ्रांस को धकेल देते हैं जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था हिंदुस्तान के अंदर। अब सारा सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश के कंट्रोल में धीरे धीरे होने की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है, और पॉलिटिकल कंट्रोल लगभग तय होता है इनका, अगर ये थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो। ये ब्रिटिश एम्पायर के जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज पता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये सारे इवेंट चल ही रहे होते हैं, तब थोड़ी अनबन पैदा हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, आर्मी पर्सनल होते हैं, और जो उस टाइम पे नवाब होते हैं बंगाल के, सिराजुद्दौला साहब। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। फिर फाइनली एक युद्ध होता है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इवेंट। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, सिराजुद्दौला साहब जो होते हैं, उनका जो सैनिक होता है मीर कासिम, वो अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है। अंग्रेजों की पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल करने की, और फाइनली सिराजुद्दौला साहब की हार होती है और बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीत जाते हैं। अब जब बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, नवाब तो जरूर बना दिया जाता है मीर कासिम साहब को। उस टाइम पे जो मुगल एम्परर हुआ करते थे, मुगल एम्परर का जो दिल्ली का ताज था, वो था शाह आलम जी के पास, शाह आलम सेकंड के पास। तो ये एम्परर थे उस टाइम के। मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, लेकिन इनको इतना ह्यूमिलिएट करते हैं अंग्रेज, इतने इनके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं कि ये बहुत परेशान हो जाते हैं। अब इनके मन में आता है कि क्यों ना यार मैं लड़ाई कर देता हूँ इनसे, इससे सही तो है इस बवाल से या तो मर जाओ या तो लड़ ही लो, क्योंकि बहुत अंग्रेज इनसे टैक्स लेते हैं, इनके नवाब बनने का कोई फायदा इनको दिखता नहीं है। तो एक फिर से एक घटना होती है, बक्सर का युद्ध, द वॉर ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 मुगल होते हैं, एक तो शाह आलम सेकंड भी इनके साथ आ जाते हैं, और एक सुजाउद्दौला। एक चीज याद रखना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, वो बैटल ऑफ प्लासी में थे। सुजाउद्दौला कासिम के साथ लड़े थे, मीर कासिम के साथ, ये बैटल ऑफ बक्सर में थे। तो सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड, इन तीनों लोगों की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी होती है। ये मिलकर लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेजों से, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी आर्मी इनको हरा देती है। उस दिन इनको ब्रिटिशर्स को एहसास होता है कि अगर हमारे पास छोटी सी भी ट्रेंड डिसिप्लिन्ड आर्मी है तो हम आराम से मुगलों को हरा सकते हैं, क्योंकि मुगलों की आर्मी बहुत बड़ी होती है। उनके अंदर पहले थोड़ा सा फियर होता है कि इतना बड़ा एम्पायर है, ऐसे तो नहीं चला रहे होंगे, कुछ तो होगा। लेकिन इस वॉर के बाद पूरा परसेप्शन ब्रिटिशर्स का चेंज हो जाता है। उन्हें लगता है अब तो हम हरा ही सकते हैं। और उसके बाद एक इवेंट और होता है जो कि बहुत बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक भी बोलते हैं शाह आलम सेकंड जी के द्वारा। शाह आलम सेकंड के द्वारा एक मिस्टेक होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765। तो इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, केवल 26 लाख रुपए में, 26 लाख रुपए सालाना में ये दीवानी राइट्स कंपनी को दे देते हैं।
मतलब कंपनी 26 लाख रुपए पे करेगी शाह आलम जी को, और उसके बदले में टैक्स वसूलने का काम कंपनी करेगी। अब ये जब होता है ना, तो समझ लो हिस्ट्री चेंज होने लगती है। अब पैसा उनके पास आ गया, आर्मी उनकी अच्छी है, वो तो वॉर करेंगे, वो तो इस्टेब्लिश करेंगे। रूलर ट्रेडर्स बिकम्स रूलर का कॉन्सेप्ट यहां से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लेकिन हाँ, एक बात और, अब इसके बीच में भी 1765 इलाहाबाद ट्रीटी के बाद बीच में और भी 1857 से पहले बीच में थोड़े छोटे छोटे से कुछ इवेंट्स होते हैं। वो चाहे 1773 का चार्टर एक्ट हो, चाहे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे 1793 का चार्टर एक्ट हो, चाहे 1833 का चार्टर एक्ट हो, चाहे 1853 का चार्टर एक्ट हो, ये बीच में कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। ओवरऑल मैं इनका एक वर्ड में इसका मतलब बता देना चाहता हूँ। इनका मतलब यही होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को छीनना और क्राउन रूल को स्थापित करना, क्योंकि ये कंपनी के अधिकार धीरे धीरे हर एक में छीने जाते हैं। स्टार्टिंग वाले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके कंपनी के राइट्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारी बॉडी धीरे धीरे छीन ली जाती हैं, नई नई बॉडी इस्टेब्लिश करी जाती हैं और इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी जाती है और सेंट्रल कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में देने की कोशिश करी जाती है। ये ओवरऑल मकसद था जो बीच में जितने रेगुलेटिंग एक्ट आए। फिर एक होता है इंसिडेंट, बहुत तगड़ा इंसिडेंट बैरकपुर में। एक र्यूमर उड़ता है लोगों के बीच में, स्पेशली आर्मी वालों के बीच में एक र्यूमर उड़ता है। अब वो किस हद तक हकीकत था या र्यूमर था, जो भी था, लेकिन एक बात आती है कि जो कार्टेज लगा होता था उस टाइम पे कारतूस पे, वो या तो पिग जो सुअर होता है उसकी चर्बी का बना हुआ है या तो काऊ की चर्बी का बना हुआ है। अब जो आर्मी में लोग थे हिंदुस्तान में, या तो वो हिंदू थे या तो मुसलमान थे, और उस कार्टेज को मुंह से खोलना पड़ता था पहले, उसके बाद लोड करना होता था राइफल में। अब ये सोशो रिलीजियस कॉजेस में आता है। अब ये जो इवेंट होता है, सब सारे फौजियों का दिल दहल जाता है कि हिंदू है तो गाय को मुंह में कैसे लगा सकता है, गाय के मीट को, और अगर वो मुस्लिम है तो सुअर के मीट को मुंह में कैसे लगा सकता है। विद्रोह चालू हो जाता है, लोगों के मन में संशय बन जाता है, लोग विद्रोह करने लगते हैं। धीरे धीरे आग लगती जाती है और ये आग इतनी बढ़ जाती है कि बैरकपुर छावनी के एक सिपाही होते हैं मंगल पांडे, बहुत फेमस नाम। वो क्या करते हैं, अपने ऑफिसर को गोली मार देते हैं। और जब वो अपने ऑफिसर को गोली मार देते हैं तो सारे सिपाही और लोगों को लगता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनको लगता है कि इसको फांसी दे दो। अब उसको फांसी दे दी जाती है। जब मंगल पांडे जी को फांसी होती है तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि फौजी मोस्ट प्रोबेबली इंडियन थे और ज्यादा से ज्यादा फौजी अवध प्रांत के थे। मंगल पांडे जी को जब फांसी होती है तो सारे फौजी विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है, जो भी व्हाइट लोगों के संपर्क में है या जो भी व्हाइट दिखने वाले हैं, जो भी अंग्रेज हैं, उनको मारो, खत्म करो, भगाओ इनको। ये इवेंट चल रहा होता है। बात है ये 10 मई 1857 की। बैकग्राउंड में और भी कई सारे इवेंट चल रहे होते हैं, उनके बारे में भी बताता हूं आपको। कई सारे बीच में रूल आते हैं। एक सब्सिडियरी अलायंस का रूल आता है। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सपोज मैं किसी एरिया का राजा हूं तो, और मुझे अंग्रेज बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप मेरी मिलिट्री का इस्तेमाल करो, उसके बदले मैं आपसे पैसे लूंगा। अब मुझे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। ये सब्सिडियरी अलायंस था। ये वेलेस्ली करके एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो लेकर आए थे।
एक एक पॉलिसी और आई थी, उसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हड़प नीति, जिसके कोई बायोलॉजिकल जिसकी कोई औलाद नहीं होगी, सन नहीं होगा, डॉटर नहीं होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी आगे चल के कंपनी ले लेगी या ब्रिटिश एम्पायर ले लेगा। ये थे लॉर्ड डलहौजी, महाहरामी आदमी थे। तो ये सारी पॉलिसीज चल रही होती हैं, तो इनमें कई लोग बहुत परेशान थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसी चीज़ का शिकार थीं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बरेली में खान बहादुर खान, और फैज़ाबाद में एक मौलवी करके थे, और बिहार में कुंवर सिंह। ये सारे लोग इसके विरोध में थे। धीरे धीरे आग लग रही थी। इधर से ये इवेंट होता है मंगल पांडे वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग, इनके पास कॉज नहीं था, मतलब कॉज कुछ नहीं था, और कॉज था नहीं इनके पास कि क्यों लड़ रहे हैं। सब अपने लिए ही लड़ रहे थे ये सब कुछ, और साथ में प्लस ये सब कुछ चल रहा होता है। फिर आपको ये सिपोई म्यूटिनी, हाँ एक बात और, अंग्रेज इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलते, वो इसको बोलते हैं इट वॉज जस्ट अ सिपोई म्यूटिनी। और यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस भी आता है 1857 वॉर वॉज जस्ट अ म्यूटिनी और अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं तो कहूँगा ये म्यूटिनी नहीं था, ये सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि इवन कुछ हमारे हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा तो ये तक बोलते हैं, अगर आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो फौजी थे, जो सैनिक थे, दे वर द सोल्जर इन यूनिफॉर्म, वो किसान थे यूनिफॉर्म में। अवध का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, अवध के बहुत सारे किसान, क्योंकि जो फौजी थे वो किसानों के घर से, किसानों के बेटे थे, और आज भी फौज में मोस्ट प्रॉब्ली किसान के ही बेटे होते हैं। एक कहावत है कि हमें फौजी तो अच्छा लगता है, हमें शहीद तो अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोसी का, खुद का बेटा नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, लोगों की ऐसी सोच है, हमें सन्यासी पसंद है लेकिन पड़ोसी का बेटा बने, हमारा बेटा ना बने। तो ये स्थिति आज से किसानों की नहीं है, किसानों की स्थिति पहले से ही खराब है हमारे देश में। बहुत शर्म की बात है, अन्नदाता किसान। चलिए हम अभी टॉपिक पे आते हैं। तो सारे जो विद्रोह करते हुए 11 मई की बात है। अब इनको लीडर की ज़रूरत होती है, कोई लीडर तो होता नहीं है फौजियों का। ये अपने जो झांसी की रानी और नाना साहब, हजरत महल, तो अपने एरिया के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो सिपोई म्यूटिनी होती है, जो सैनिक विद्रोह होता है, इनका कोई लीडर नहीं होता है। अब ये बढ़ते हैं, मेरठ से 58 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली में है उस समय बहादुर शाह जफर। और उससे पहले 1857 से पहले अंग्रेज एक चीज रिटर्न में दे चुके होते हैं कि यू विल बी द लास्ट एम्परर ऑफ दिस मुगल डायनेस्टी। उसके बाद जो भी आपका बेटा होगा या जो कुछ भी होगा, जो भी आपकी संतान होगी, वो एम्परर नहीं कहलाएगा, वो किंग नहीं कहलाएगा, ही विल बी जस्ट अ प्रिंस। तो 85 ईयर एज होती है उनकी, बुढ़े हो चुके होते हैं। सिपाही पहुंचते हैं, 10 मई की रात को निकलते हैं, 11 मई तक को पहुंचते हैं दिल्ली के लाल किले, जहां पर बहादुर शाह जफर जी का रूल होता है। अब उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप एक काम करो, आप राजा बन जाओ, आप हम लोगों के लीडर बन जाओ, और आपकी लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बहादुर शाह जफर पहले तो मना करते हैं, कहते हैं यार मेरी 85 साल उम्र है और मेरे बस की बात कहाँ है, अब मैं लड़ाई तो लड़ नहीं सकता। लेकिन बाद में उनसे बोला, उनको भी पता होता है कि सारे राइट्स उनसे छिन गए, उनके बेटे अब राजा तो बनने वाले नहीं है, वो जस्ट प्रिंस बन के ही रह जाएंगे। तो एट द एंड वो मान जाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, अंग्रेज उनको बहुत धमकाने की भी कोशिश करते हैं। एक शेर है बहादुर शाह जफर से, एक ब्रिटिशर्स मतलब शेर सुना था उनको, दम दमी में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफर अब ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो वो बहादुर शाह जफर को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले बहुत महान सम्राट रहे,
वो साथ देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, मेरी लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सिपोही म्यूटनी तो वैसा ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें लीडरशिप आ गई। लीडरशिप कमज़ोर थी, नो डाउट, उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, लेकिन वो इसमें कूदते हैं, कहते हैं मैं लीडर बनूंगा, लड़ूंगा। इधर अवध के किसान विद्रोह करते हैं, झांसी की रानी लड़ रही होती हैं झांसी से, कानपुर से नाना साहब लड़ रहे होते हैं, खान बहादुर खान बरेली से लड़ रहे होते हैं, फैजाबाद से मौलवी साहब लड़ रहे होते हैं, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इसको बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग कॉज के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं। इनका एक ही रीजन होता है कि अंग्रेजों को यहां से भगाना है। तो जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं, बहुत कम लोग साथ देते हैं। केवल अगर हम यूपी बिहार को छोड़ दें, या एमपी का कुछ पोर्शन, दिल्ली यूपी बिहार एमपी का कुछ पोर्शन, इनके अलावा दूसरे स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स के कहीं कहीं के बंदे तो होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अवध का होता है, लेकिन सदर्न स्टेट्स तो लड़ते ही नहीं है, और मिडिल क्लास ज़्यादातर दूर ही रहता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेज बुरा क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रणनीतियाँ ऐसी अंग्रेज लेकर आए होते हैं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा बंद करते हैं अंग्रेज, तो बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि यार ठीक ही तो कर रहे हैं। और बहुत लोगों को डर भी होता है कि फिर से वही राजपूत शासक आ गए या मुगल शासक आ गए तो क्या होगा, वो भी तो राज करेंगे, उनसे अच्छे तो अंग्रेज हैं। एटलीस्ट इतना कास्टिज्म तो नहीं है, रेसिज्म है लेकिन कास्टिज्म नहीं है। और लोगों को रेसिज्म कुछ हद तक कास्टिज्म से ज़्यादा बेटर लगा होगा। इवन कास्टिज्म रेसिज्म दोनों चीज़ें बेकार हैं। तो बहुत सारा जो तबका था, पढ़े लिखे लोग जो थे मोस्ट प्रॉब्ली, वो भी नहीं इन्वॉल्व थे। इसीलिए गांधी जी जो हमारे बापू जी इतने परम पूज्य उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट किया। पहले 2 साल तक वो केवल पूरे देश में दौड़े और देशवासियों को बताया कि तुम एक हो, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हें पूरे देश के लिए लड़ना है। लेकिन उससे पहले 1857 सप्रेस इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप अच्छी नहीं थी और लोगों के पास कॉज नहीं था। वो लड़ क्यों रहे, वो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। झांसी की रानी का कहना था मुझे अपनी झांसी बचानी है, कानपुर के लिए नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए, खान बहादुर खान बरेली के लिए, कुंवर सिंह बिहार के लिए, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। इसलिए जो सदर्न पोर्शन है, अगर सारे लोग आते तो उस टाइम पे अंग्रेज हट जाते, चले जाते, हार जाते, डेफिनेटली हार जाते, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो ये इस पूरे विद्रोह को, पूरी क्रांति को सप्रेस कर दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से। जो बहादुर शाह जफर साहब होते हैं, इनको रंगून की जेल भेज दिया जाता है, इनकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और उनके जो बेटे होते हैं, उनके जो भी वारिस होते हैं, उनको एक रोड पे लिटाकर उनके ऊपर रोलर चला दिया जाता है। उस दिल्ली में एक जगह है खूनी दरवाज़ा, उसके सामने जो रोड है उस पे लिटा के उनके ऊपर रोलर चला दिया जाता है। पूरी रोड खून से सनासन हो जाती है, इसीलिए उस एरिया को खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये इवेंट जब होता है, लोगों के अंदर दहशत मच जाती है। इधर झांसी की रानी मर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, खान बहादुर खान की मौत हो जाती है, मौलवी जी मर जाते हैं फैजाबाद में, उधर कुंवर सिंह मर जाते हैं, तात्या टोपे की भी मौत हो जाती है जो नाना साहब के साथ हुआ करते थे। नाना साहब और बेगम हजरत महल, ऐसा बताया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि ये लोग नेपाल चले जाते हैं। पूरी तरीके से 1857 सप्रेस कर दिया जाता है। अब उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं। 1857 रिवॉल्ट के बाद कुछ चेंजेस होते हैं। सेंट्रलाइज इंडिया को करने की कोशिश करी जाती है, कर दिया जाता है। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये पोस्ट खत्म कर दी जाती है, वाइस रॉय की पोस्ट बना दी जाती है। वाइस रॉय इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, एक सेंट्रलाइज प्राइम मिनिस्टर टाइप वाइस रॉय मनोनीत कर दिए जाते हैं। और
उसे वॉइस रॉय डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते हैं। और कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट लाए जाते हैं, सिविल सर्विस वगैरह ये सब कुछ चालू हो चुका होता है उससे पहले भी। अब क्या होता है, जितने स्टेट्स थे सबको ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर में ले लेता है 1857 के बाद। अब ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद होता है कि इंडिया को बस लूटना है, पूरी तरीके से लूटना है, क्योंकि सब कुछ सप्रेस हो चुका होता है। फाइनली हमारे वॉर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम जानेंगे कि कॉजेस, ऑलमोस्ट मैंने इसकी पूरी समरी आप लोगों को बता दी, इसमें और तो कुछ रहा नहीं बताने से। एक दो टॉपिक और बता देता हूं मैं। 1857 के कॉजेस की अगर हम बात करें, मेन कॉजेस में मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो हमें लिखना होता है इकोनॉमिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, ये सारे कॉजेस लिखने होते हैं। तो इकोनॉमिकल कॉजेस में अगर हम देखें तो बिहार में एक जगह है चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी इकोनॉमिकल कॉजेस की, कि हमारी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, पहले एग्रीकल्चर हम करते थे खाने पीने के लिए, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन उसका ब्रिटिशर्स ने किया। तो किसानों का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए हुआ यहाँ पे कि उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, ज़रूरत भी नहीं होती थी, उन फसलों की खेती करवाई जाती थी, जिससे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर वो वहाँ कपड़े बनाते थे। मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में, और वहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे कपड़े बनाते थे, फिर इंडिया में लाके ज़बरदस्ती बेचते थे। तो उससे क्या हुआ, जब मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो यहाँ का जो लोकल मजदूर था, खादी वाले लोग थे, जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, किसान थे, इन सबका रोजगार धीरे धीरे छिन गया। अब ये भी परेशान हो चुके थे, ये भी आए, भर भर के आए 1857 के रिवॉल्ट में। लेकिन जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा तबका, मिडिल क्लास का तबका, ये इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने कुछ काम ऐसे किए जो लोगों को अच्छे लगे। सती प्रथा का बंद करवाना, ये बहुत बुरी प्रथा थी। लड़कियों को जला दिया जाता था, औरतों को, जब उनकी शादी होती थी। शादी के बाद उनका अगर पति मर जाता था तो जिंदा आग में जलाने की प्रथा थी, उसको सती प्रथा बोलते थे। और विधवा रीमैरिज एक्ट आता है कि अगर कोई लड़की विधवा है तो उसकी दोबारा से शादी हो सकती है, कि ये एक्ट आता है। तो ये सारे इवेंट चल रहे होते हैं, तो ये सब हो रहा होता है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं हिंदुस्तान के। पूरी तरीके से सिस्टम अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अब हमारी कैपिटल पहले कोलकाता बनाई थी इन्होंने, कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि अब सेंट्रलाइजेशन दिल्ली से ज़्यादा बेटर हो सकता है। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल होते हैं, इनकी पावर लिमिटेड कर दी जाती है, इनकी पोस्ट को नहीं हटाया जाता है, लेकिन बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल होते हैं, ये वॉइस रॉय के अंडर काम करते हैं। और जितने प्रोविंशियल स्टेट्स होते हैं जहाँ पे राजाओं का राज होता है, इनको पेंशन पे रख दिया जाता है। इनसे बोला जाता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाएगी, उसी में अपना खर्चा चलाओ। तो ये उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एक और कॉज है इसका, सोशियो रिलीजियस कॉज। एक तो चर्बी वाला मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा कॉज और भी है सोशियो रिलीजियस में, कि चर्बी वाला था और एक हड्डी का चूरा बना के आटे में मिला के दिया जा रहा है, ऐसा भी आया था। और एक और कॉज था, आर्मी में लोगों को दूसरी जगह पोस्टिंग मिलने लगी। तो हिंदू धर्म में मानना था कि अगर कोई समुद्र क्रॉस करके जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो वो भी एक कॉज था इस वॉर में, आग डालने का काम किया उसने। तो ये था पूरी
1857 की रिवॉल्ट की कहानी। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर और कुछ पूछना है या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा 10 आवर्स में, मैंने बोला है। मैक्सिमम 1 वीक से 10 डेज़ के अंदर मैं पूरी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा यहाँ पे। और ये 1600 से लेकर आज मैंने 1857 इसलिए शुरू किया क्योंकि 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब स्टार्टिंग से कल शायद मैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस पे बात करूँगा। 60s से लेकर या उसे क्या बोलते हैं 1498 से लेकर 1947 तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री विदिन 10 डेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।